नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आम आदमी पार्टी यानी आपके खेमे में बहुत समय बाद एक खुशी आई आई है। करीब 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है और उन पर कोई शर्त भी नहीं लगाई गई है। ईडी चाहता था कि उन पर शर्तें लगाई जाए कि वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पाएंगे या वो विदेश भाग सकते हैं, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑफिस जाने पर भी कोई शर्त नहीं लगाई है। वैसे ऑफिस से कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वो सिर्फ एक विधायक के तौर पर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को फिर से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं, क्योंकि वो खुद जेल में हैं। जेल से उनकी रिहाई वैसे कभी भी संभव है, क्योंकि ईडी के मामले में उनको भी जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को। सीबीआई के एक मामले में अभी उनकी जमानत अर्जी पेंडिंग है। इससे पहले संजय सिंह को भी ऐसे ही मामले में जमानत मिल गई थी। हेमंत सोरेन को भी ईडी के मामले में जमानत मिली और झारखंड के हाई कोर्ट ने तो ईडी को एक तरह से फटकार भी दिया था कि आपने जो मामला बनाया उसमें कोई दम नहीं था, कोई सबूत नहीं थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि ईडी को लेकर जो एक बनाया जा रहा है माहौल, छवि बनाई जा रही है, विमर्श ऐसा किया जा रहा है, नैरेटिव ऐसा देश भर में कि ये सरकारी टूल की तरह काम कर रही है। इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ नेताओं को जेल में अपने स्वार्थ के लिए लंबे समय तक बंद रखने से है। तो क्या ये ईडी के प्रति जो माहौल बन रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर उस पर मुहर लगा दी है? और क्या जनता की नज़र में मोदी सरकार पर एक लांछन सा लग गया है कि ईडी का इस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है? हेमंत सोरेन के मामले में भी कहा गया कि ईडी का दुरुपयोग इसलिए किया गया ताकि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को बदनाम किया जा सके, उनको चुनाव प्रचार से दूर रखा जा सके। इसी तरह की बात अरविंद केजरीवाल के मामले पर भी कही गई थी कि सरकार नहीं चाहती थी कि वो खुलकर चुनाव प्रचार करें। अगर वो बाहर रहते लंबे समय में, यानी गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको तब रिहा कर दिया था जमानत पर और दिल्ली में उन्होंने चुनाव प्रचार में भाग लिया था, पंजाब भी गए थे, लेकिन वो खुलकर नहीं खेल कर सके थे। तो कहते हैं कि जो प्रक्रिया ही सजा होती है। तो दिल्ली आबकारी कांड में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 493 गवाह है। कब तक आप जांच करते रहेंगे? कब तक आप एडिशनल चार्जशीट पर एडिशनल चार्जशीट दाखिल करते रहेंगे? कब तक आप अंतिम चार्जशीट दाखिल करेंगे, जिसको ईडी की भाषा में फाइनल कंप्लेंट कुछ कहा जाता है? और फिर ईडी ने खुद कहा था, कोर्ट को कन्विंस किया था 4 जून को कि 3 जुलाई तक वो ये फाइनल कंप्लेंट वाली जो बात है, जिसे चार्जशीट भी कहा जाता है, वो उसको वो लागू कर देंगे। लेकिन वो अपने डेडलाइन को संभाल पाने में नाकामयाब रही और सुप्रीम कोर्ट को ये भी बहाना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की जो आज़ादी है वो उसकी सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कह चुका है कि जो बेल है वो अपवाद है और जो जमानत है वो सबको मिलनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, कि जो जमानत है वो सबको मिलनी चाहिए, और अगर आप कैद में रखते हैं तो वो एक अपवाद स्वरूप है कि जमानत की अर्जी रद्द करना एक अपवाद है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप किसी व्यक्ति को, जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया धीमी है या दूसरा पक्ष जांच में ढिलाई बरत रहा है, इस आड़ में इसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। दरअसल दिल्ली शराब कांड में ईडी की दलील थी कि ऐसी अर्जियां देते रहते हैं मनीष सिसोदिया ताकि मामला ट्रायल की स्टेज पर नहीं आ सके और मामला लंबा खिंचता रहे, पूछताछ की चरण में ही खिंचता रहे, और इस कारण वो फाइनल चार्जशीट पेश नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट पहले इस दलील को कुछ हद तक मानता रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट भी मानती रही थी, लेकिन अब चूंकि 377 दिन के आसपास हो गए और अभी तक मामला आगे पहुंचता हुआ दिख नहीं रहा है और आगे भी कोई सूरत नहीं दिख रही। आपको ध्यान होगा पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुरंग के उसमें रोशनी नहीं दिखाई दे रही, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भी मनीष सिसोदिया की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जब हेमंत सोरेन के मामले में ईडी पिट गई, अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी को मुंह की खानी पड़ी, मनीष सिसोदिया के मामले में भी ईडी की अंततः चल नहीं पाई, तो क्या मोदी सरकार ईडी के जरिए छापेमारी करवाकर राहुल गांधी को अब जेल में डालने की प्रक्रिया पर अमल करेगी, जैसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, या इससे वो सबक लेगी? अब फिर एक बार विधानसभा चुनाव सिर पर है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। राहुल गांधी यहाँ जमकर प्रचार करने वाले हैं। तीनों राज्यों से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र से तो इनफैक्ट बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में भारत सरकार का इरादा विपक्ष के अनुसार यही है कि ईडी के जरिए राहुल गांधी को तंग किया जाए, भले ही जेल में नहीं डाला जाए, लेकिन छापेमारी हो, फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाए, ऐसे कह के उनके चुनाव अभियान को पंचर करने की कोशिश की जाए। या हो सकता है जमानत अगर उनकी रद्द हो जाती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये भी अपनी जगह सही बात है। क्या ये बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार होगी? हाल में ईडी को थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी फटकार पिलाई थी कि आपका जांच का तरीका क्या है, एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका क्या है। 5000 से ज़्यादा मामले हैं जिसमें 40 में ही आप चीज़ों को आगे तक बढ़ा पाए हैं, यानी कन्विक्शन रेट भी बहुत पुअर है। तो उसको लेकर भी ईडी पर सवाल उठते रहे हैं कि ईडी को इतनी असीम शक्तियां दे दी गई हैं जिसके जरिए भले ही ईडी आपके खिलाफ अंतिम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन आपको लंबे समय तक जेल में रख सकती है, लंबे समय तक आपको जमानत से डिले, आपके जमानत में डिले पैदा करा सकती है, और ये प्रक्रिया ही सज़ा के रूप में काम आती है। और इसमें पॉलिटिकल मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष का हल हो जाता है, नहीं होता है, ये बहस का विषय है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत पर रिहा किया है और ये भी कहा है कि वो पद भी संभाल सकते हैं, दफ्तर भी जा सकते हैं, सामान्य तरह से जो कामकाज पहले करते रहे थे वो कर सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्या उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।